दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1857 के विद्रोह की। 1857 का विद्रोह एक प्रमुख विद्रोह था जो भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया। इसके कई कारण थे। सबसे पहले आइए जानते हैं राजनीतिक कारणों के बारे में। दोस्तों पहला राजनीतिक कारण लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी, जिसके अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी, जिससे भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी थी और राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत, जिसके अनुसार हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और फिर वैध उत्तराधिकारी न होने से संबंधित राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी के इस सिद्धांत के आधार पर 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली तथा 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। इसके अतिरिक्त पेशवा नाना साहब की पेंशन रोकना भी असंतोष का कारण था। दोस्तों आपको बता दें कि करौली, जिसे डलहौजी ने 1855 में अपनी व्यपगत नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में विलय किया था, उसे बाद में लौटाना पड़ा था क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इसे मान्यता नहीं दी थी। इसके अलावा अवध में भी डलहौजी की हड़प नीति लागू नहीं हो रही थी, तो कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसका विलय किया गया था। अब बात करते हैं प्रशासनिक कारणों की। दोस्तों अंग्रेजों की नीति भेदभावपूर्ण थी। भेदभाव होता था जिसकी वजह से भारतीयों को प्रशासनिक सेनाओं में शामिल नहीं होने दिया जाता था और सभी उच्च पदों पर सिर्फ अंग्रेजों को ही नियुक्ति मिलती थी और भारतीयों को अयोग्य मान लिया जाता था। अंग्रेज अपने आप को भारतीयों से श्रेष्ठ मानते थे, यहाँ तक कि कोई भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध सुनवाई नहीं कर सकता था। डलहौजी ने तो तंजौर तथा कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां भी जब्त कर ली थीं और मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित करके लाल किला खाली करने को कह दिया था। साथ ही लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि अब बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं बल्कि सिर्फ राजा कहलाएंगे, साधारण राजा कहलाएंगे। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारणों की बात करें तो अंग्रेजों का सांस्कृतिक सुधार की नीतियों से पारंपरिक भारतीय संस्कृति को हीन मानकर बदलाव करना था, जिससे समाज का रूढ़िवादी वर्ग ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़ा हो गया था। 1850 में आए धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया, जिससे हिंदू समाज में असंतोष फैल गया। 1813 के चार्टर एक्ट में भी ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना, यह सब कारण असंतोष का कारण बने। आर्थिक कारण की बात करें तो ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था द्वारा किसानों का शोषण करना, कंपनी का अपने मुनाफे को केंद्र में रखकर नीतियां बनाना और पारंपरिक उद्योगों को समाप्त करना, ये सब असंतोष का कारण बने और विद्रोह हुआ। दोस्तों इन सब कारणों से तो धीरे धीरे जनमानस में जो है विद्रोह पनप रहा था, लेकिन तात्कालिक कारण कौन सा था? 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण की बात करें तो दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक, जिसको ब्राउन बेस कहा जाता था, उसकी जगह न्यू इनफील्ड राइफल के इस्तेमाल का निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा, जिसमें लगने वाले कारतूस के ऊपरी भाग को दांतों से खोलना पड़ता था। बंगाल सेना में यह बात फैल गई कि कारतूस की खोल में सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है और यह बात सच भी निकली, जिससे हिंदू मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावना आहत हुई, जिसका विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया और उन्होंने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की हत्या भी कर दी। 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के अनुसार मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, जो कि 1857 की क्रांति का पहला शहीद माना गया। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, एनसीईआरटी के अनुसार मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी। दोस्तों इस डेट के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर आपने किसी किताब में कोई डिफरेंट डेट पढ़ी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें भी उसकी जानकारी दीजिएगा। इसके बाद समय बीता और 10 मई 1857 में मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर ही गोलियां चला दी और विद्रोह प्रारंभ हो गया। उस समय मेरठ में सैन्य छावनी का जो अधिकारी था उसका नाम था जनरल हेविड। मेरठ से उठा यह विद्रोह 11 मई 1857 को दिल्ली तक पहुंच गया और 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और क्रांति का नेता चुन लिया। हालांकि वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था, लेकिन यह विद्रोह जल्द ही अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन, हडसन और लॉरेंस द्वारा दबा दिया गया और सितंबर 1857 में पुनः दिल्ली अंग्रेजों के अधिकार में आ गई। हडसन ने सम्राट के दोनों पुत्रों को गोली मार दी और सम्राट बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर भी विद्रोह शुरू हो गया, जैसे लखनऊ में जून 1857 में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसे कैंपबेल ने 1858 में दबाकर पुनः लखनऊ पर कब्जा कर लिया। दोस्तों जून में ही कानपुर भी अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया, लेकिन दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने ही पुनः कानपुर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद नाना साहब नेपाल चले गए।
झांसी में भी जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जनरल हीरोज द्वारा उन्हें भी पराजित होना पड़ा। दोस्तों, झांसी में तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद ग्वालियर की सेना व जनता का उन्हें सहयोग मिला। उन्हें गुरिल्ला युद्ध द्वारा उन्होंने विद्रोह को एक नया आयाम दिया, किंतु बाद में उनके विश्वासघाती मित्र मान सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में उन्हें फांसी दे दी गई। अब बिहार यानी जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने संभाला। अंत में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने यहाँ का विद्रोह भी दबा दिया। फैजाबाद की बात करें, जो कि वर्तमान में अयोध्या कही जाती है, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्लाह ने किया। कैम्पबेल ने यहाँ का विद्रोह भी दबा दिया। इलाहाबाद वर्तमान में जो कि प्रयागराज कहलाता है, इलाहाबाद में जून के प्रारंभ में विद्रोह हुआ, जिसका कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाला। अंत में ब्रिगेडियर जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबाया। विद्रोह के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इसी तरह से बनारस में भी विद्रोह हुआ सामान्य जनता के द्वारा। ब्रिगेडियर जनरल नील द्वारा इसका दमन किया गया। यहाँ पर तो बच्चों और स्त्रियों को भी मृत्यु दंड दे दिया गया था। बरेली की बात करें तो बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को भी दबा दिया और खान बहादुर खान को फांसी की सजा दी गई। राजस्थान की बात करें तो कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। असम की बात करें तो असम में विद्रोह की शुरुआत मणिराम दत्त ने की तथा अंतिम राजा के पोते कंदरपेश्वर सिंघा को राजा घोषित कर दिया। मणिराम को पकड़कर कलकत्ता में फांसी दे दी गई। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र साई विद्रोहियों के नेता बने। 1862 में सुरेंद्र साई ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें देश से निकाल दिया गया। गंजाम, जो कि उड़ीसा में है, में विद्रोह का नेतृत्व राधा कृष्ण दंडसेना ने किया था। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी, इतने लोगों की फांसी के बाद भी ये विद्रोह सफल नहीं हुआ। विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कुछ महत्वपूर्ण वर्ग जैसे जमींदार और जो पढ़े लिखे थे शिक्षित लोग, इनका साथ नहीं मिला विद्रोहियों को। दूसरी चीज, विद्रोहियों का संगठन आधार मजबूत नहीं था। भले ही कुछ महत्वपूर्ण नेता आपस में मिले, किंतु किसी ठोस योजना पर अमल नहीं कर सके। सैनिकों ने भी संपूर्णता में विद्रोह नहीं किया। यदि बंगाल के सैनिक विद्रोही थे तो पंजाब, गोरखा और मद्रास के सैनिक विद्रोह का दमन कर रहे थे। अंग्रेजों के अनुसार विद्रोहियों की हार का सबसे बड़ा कारण उनमें योग्य नेतृत्व का ना होना था। जॉन लॉरेंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। संगठन, अनुशासन, सामूहिक योजना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, नेताओं की गुटबंदी और आधुनिक हथियारों की कमी को समग्र रूप से असफलता का कारण माना जा सकता है। लेकिन असफल होने के बाद भी दोस्तों, इस विद्रोह ने बहुत कुछ सिखा दिया। 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह आभास कराया कि विद्रोह में मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं पाई जा सकती, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन और राष्ट्रीय भावना भी आवश्यक है। इस विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता और राष्ट्रीय भक्ति के बीज पैदा हो गए। विद्रोह के बाद भारत सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिल गया। अब आइए 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ इतिहासकारों के मत के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे एक अंग्रेज था रीज, उसने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। आर.सी. मजूमदार लिखते हैं कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। सीले कहता है यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। जॉन लॉरेंस लिखता है यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। टी.आर. होम्स लिखता है यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। बी.डी. सावरकर लिखते हैं यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू. टेलर लिखते हैं यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। अब आइए 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी.डी. सावरकर ने लिखा है। द पीजेंट एंड द राज एरिक थॉमस स्टोक्स ने लिखा है। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता ने लिखा है। द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। सिविल रिबेलियन एंड इंडियन म्यूटिनीज 1857-1859 शशि भूषण चौधरी की पुस्तक है। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया जॉन विलियम काय की पुस्तक है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-1859 कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा लिखी गई। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखी गई। इसके बाद एक पुस्तक है द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 अ सोशल एनालिसिस। इसके लेखक हैं H.P. चट्टोपाध्याय। एक पुस्तक है 1857 सिर्फ 1857। इसके लेखक हैं S.N. सेन।